गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अनीता माथुर, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। हम बीए पार्ट थर्ड एच सेक्शन के लिए कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, सॉइल्स ऑफ इंडिया। कल हमने उसमें जलोढ़ मिट्टियों के बारे में पढ़ा था कि किस से भारत में ये मिट्टियां किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, इन मिट्टी में क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाती है और इन मिट्टी की क्या क्या क्वालिटीज हैं, इनमें उत्पादकता की मात्रा किस प्रकार से होती है, वो हमने कल इसके बारे में पूरा डिटेल स्टडी किया था। और इस मैप के द्वारा भी आपको ये चीज जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये जो लाइट ग्रीन कलर का जो एल्यूवियल सॉइल है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आप ये देखिए कि ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, कावेरी, महानदी और ये सारा जो तटीय क्षेत्र है, जो नदियों के मैदान है, वहां पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो भारत के लगभग 24% हिस्से में इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं, जो हम दूसरी मिट्टी की बात करेंगे वो है काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो भारत का लगभग 5.18 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसमें ये मिट्टी पाई जाती है। और मूल रूप से ये महाराष्ट्र, साउथ एंड ईस्ट गुजरात, इसी के साथ साथ उत्तरी कर्नाटक, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी आंध्र प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी तमिलनाडु, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इस प्रकार की, जो राजस्थान का एक कोटा वाला क्षेत्र है, वहां पर इस प्रकार की काली मिट्टी पाई जाती है। और जैसा कि इसके कलर से ही हमें क्लियर हो जाता है कि ये जो मिट्टी है, ये ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है उसके जो विखंडन से ये इस प्रकार की मिट्टी की रचना होती है। जलवायु और ये जो इसके जो इसका निर्माण हुआ है उसमें जलवायु और इसकी जो जनक शैलें हैं वो इसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये 10 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक हम इसका विस्तार क्षेत्र मानते हैं। और क्योंकि ये लावा से बनी हुई है इसलिए इसमें लौह अंश और जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है और उसकी अधिकता के कारण ही इसका रंग काला होता है। इसे हम स्थानीय भाषा में रेगुर मिट्टी भी, रेगुर मृदा भी के नाम से भी पुकारते हैं। ये जो रेगुर शब्द है ये बेसिकली तेलुगु भाषा से लिया गया है और उसका रेगदा शब्द का अर्थ है, जिसका अर्थ क्या होता है, काली कपास की मिट्टी। इसका क्या आशय है कि ये जो मिट्टी है, ये जो ब्लैक सॉइल वाला जो एरिया है, ये कपास की खेती के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। और यह मृदा जल पड़ते ही, अगर ये गीली होते ही ये चिपचिपी हो जाती है और जब ये सूखता है पानी इसका तो ये कड़क हो जाती है और इसमें दरारें पड़ जाती है। इस मृदा में नमी को संचित करने की अधिक क्षमता होती है और उसका क्या रिजल्ट होता है कि लंबे समय तक बिना सिंचाई के भी, बिना बारिश के भी ये जो मिट्टी है इसमें सिंचाई, इसमें हम खेती कर सकते हैं। इसमें लोहा, चूना, पोटाश, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि पदार्थ जो होते हैं वो अच्छी मात्रा में मिलते हैं। फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कंपैरेटिवली इसमें कमी होती है। जीवाश्म इस मृदा के संगठक में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। जो वनस्पति और जीव जगत के जो लिटरिंग अमाउंट होता है, सड़े गले पत्ते होते हैं और वनस्पति का अंश जो जमीन में गिरकर सड़ जाता है, उसके द्वारा इसकी जो है रचना, जीवाश्म की रचना होती है। जैविक पदार्थ मृदा निर्माण के बाद वनस्पति का अंश इसमें होता है और इसी कारण से इस मिट्टी की उर्वरता जो है, उसकी फर्टिलिटी जो है वो बनी रहती है। गर्म और शुष्क मौसम में इसमें नमी की मात्रा जब कम हो जाती है तो इसमें बड़ी बड़ी गहरी दरारें पड़ जाती है। ये मृदा काफी उर्वरक होती है, साथ ही ये कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है। कपास के अतिरिक्त बड़ी मात्रा में मूंगफली, तंबाकू, गन्ना, दलहन मतलब सारी तरह की दालें और तिलहन की कृषि के लिए ये बहुत उपयुक्त मानी जाती है। इसमें जल धारण की क्षमता अधिक होने के कारण इसमें शुष्क कृषि भी संभव है। ये मृदा एक अंतर कटिबंधीय मृदा है जिसकी प्रचुरता के आधार पर वर्तमान में इसे इस मृदा वैज्ञानिक कटिबंधीय भी मानते हैं, क्योंकि इसमें आदर्श पार्श्व चित्र मिलता है। इस मृदा में प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। इस प्रभावों के कारण इसमें प्रादेशिक विभिन्नताएं भी इसमें पाई जाती है।
अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो महाराष्ट्र में जो मिट्टी पाई जाती है वो हल्के काले रंग की होती है, पतली होती है और ढालों पर कमजोर होती है, जबकि जो घाटी क्षेत्र है उसमें गहरी और काला रंग भी उसका अधिक गहरा होता है। पश्चिमी घाट के सहारे ये मृदा काफी मोटे संगठन वाली बजरी के समदृश्य होती है, मतलब इसका जो जिसे क्रिस्टल्स कहते हैं या इसके जो रवे होते हैं वो कंपैरेटिवली यहाँ पर मोटे होते हैं। जो मध्य प्रदेश है और नर्मदा घाटी में गहरी काली मिट्टी और अन्य क्षेत्रों में उथली मिट्टी मिलती है। कपास उत्पादन का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र है और यहाँ पर कर्नाटक का जो क्षेत्र है वहाँ काली मृदा वाली सूक्ष्म गठन जिसके कण जो होते हैं वो बारीक होते हैं, वहां इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसका जो मेन जो प्रोडक्शन होता है इस मिट्टी के, हमने कपास की बात की, मूंगफली भी बड़ी मात्रा में होती है। काली जो मिट्टी है ये मूंगफली के लिए भी बहुत आदर्श होती है। सारी प्रकार के तिलहन जिनसे तेल निकलता है वो सारे सीड्स भी इसमें अच्छी प्रकार के अच्छी पैदा होते हैं। तो ये भी जो क्षेत्र है ये जो मिट्टियां हैं ये भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत मशहूर होती है। उसके बाद हम तीसरे प्रकार की मिट्टी पे आते हैं जिसको हमने दिया है लाल मिट्टी। यह लाल मिट्टी जो होती है ये जो दक्षिण का पठार है उसके पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में पाई जाती है। ये रवेदार होती है और आग्नेय चट्टाने जो होती है जहां पर कम वर्षा होती है उस क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अगर आप ये आपके सामने जो मैप है अगर इसको देखेंगे तो ये जो आपको बड़ा बीच में जो ये ब्लैक रीजन दिख रहा है वहां पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और इस क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ है? तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दमन एंड दीव, दक्षिणी पूर्वी महाराष्ट्र, पूर्वी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड का जो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये लगभग 5.18 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। इसके अतिरिक्त पूर्वी राजस्थान, संथाल परगना क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल का वीरभूमि क्षेत्र और उत्तर प्रदेश में ललितपुर, झांसी, मिर्जापुर, बांदा जिलों में और पूर्वांचल में जो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं वहां पे भी कुछ सीमित क्षेत्र में इस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। इनकी गहराई अधिक होती है और यह प्रवाह वाली ये जो मिट्टी है मृदा के निचले हिस्से तक मृतिका युक्त होती है तथा ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट शैलों के विखंडन से यह विकसित हुई होती हैं। ये मृदाएं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु जैसे हम कहते हैं उष्णाद्र जलवायु में ये इसका विकास हम आर्कियन युग में मानते हैं और इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं जिसमें लाल लोमी मिट्टी और लाल मिट्टी या लाल मृदा के रूप में हम इसको एक विभाजक के रूप में मानते हैं। ये मिट्टी जो है ये कई क्षेत्रों में ढेले नुमा भी होती है और इसका ऊपरी मृदा जो होती है असंगठित और भूरी होती है। मृदा का रंग लाल जो रंग है वो लाल और पीला होता है। लोहे का अंश इसमें अधिक होने के कारण इसका जो कलर है वो लाल होता है। मृदाखंड में फेरिक ऑक्साइड से कोटेड होता है। जब ये हेमेटाइट के रूप में प्रकट होता है तो लाल रंग का होता है, लेकिन जब यहाँ पर जल नियोजित रूप में मिलता है तो लिमोनाइट होता है जो इसका कलर जो है वो हल्का पीला रंग सा इसमें ये पाया जाता है। इसका गठन दोमट बलुई के गहरी मृतिका के रूप में होता है, जबकि सामान्य रूप से दोमट की मृतिका दोमट ही होती है। इस प्रकार गहराई में भी इसमें विभिन्नता पाई जाती है। ये मृदा नाइट्रोजन, फास्फोरस, जीवाश्म की इसमें कंपैरेटिवली कमी पाई जाती है। तमिलनाडु की लाल मृदाएं लाल ग्रेनाइट के स्थानों से बनी होती है। ये कंपैरेटिवली उथली होती है, खुले गठन वाली होती है, इसमें अम्ल की मात्रा अच्छी होती है, जीवाश्म कम होते हैं, जबकि जो छोटा नागपुर पे पाया जाता है उसमें मृदाएं अम्लीय होती है। इन मृदाओं में मोटे अनाज, दलहन, तिलहन की कृषि की जाती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में तमिलनाडु और कर्नाटक में इसमें रबर और कॉफी ये बड़ी मात्रा में होने लग गए क्योंकि ये ऐसी व्यापारिक फसलें हैं दोनों
जिससे कंपैरेटिवली किसानों की जो इनकम है वो ज्यादा होती है। इसीलिए उन्होंने अपनी कृषि जो अब वो उस क्षेत्र में करते हैं, वहां आपको बड़े बड़े रबर के वृक्ष मिलेंगे और कॉफी भी बड़ी मात्रा में, जो ढलान वाला क्षेत्र है वहां पे कॉफी भी बड़ी मात्रा में इससे पैदा होती है। फिर हम अगली मिट्टी की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं लेटेराइट सॉइल। तो ये जो लेटेराइट सॉइल है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है लेटर, उससे बनी है, जिसका अर्थ होता है ईंट। ब्रिक जो होती है, ईंट जो होती है, इसका कलर उस प्रकार का होता है। ये मृदा देखने में एकदम जैसे ब्रिक होती है ना, ईंट का कलर होता है, उस तरह की होती है। इसमें चूना, फास्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। और यहाँ इसका जो विस्तार है वो 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। पश्चिमी घाट और इलायची की पहाड़ियां, पूर्वी घाट और छोटा नागपुर का पठार, पूर्व क्षेत्र के में छोटे क्षेत्रों में ये पाई जाती है। तमिलनाडु में, असम में, काठियावाड़ में, हजारीबाग में कहीं कहीं ये मृदा मिलती है। और इसमें लोहा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ये ईंट के समदृश्य कठोर होती है। इसका निर्माण उष्णाद्र, जो हॉट एंड ह्यूमिड क्षेत्र है, अर्थात जहाँ तापमान ज्यादा है और नमी की मात्रा भी ज्यादा होती है, उन क्षेत्रों में होता है। अधिक वर्षा के कारण मृदा के जो ऊपरी इसका जो स्तर होता है, उसमें सिलिका और जीवाश्मों का अपवहन हो जाता है। ये तत्व निचले संगठनों में जमा हो जाते हैं। इस क्रिया को हम लिंचिंग कहते हैं। लिंचिंग से क्या होता है कि ये तत्व जमीन में नीचे की तरफ जमा हो जाते हैं। इसके उपरांत लोहा, एल्यूमिनियम ही इसमें ऊपर की तरफ शेष बचते हैं। अनेक बार एल्यूमिनियम इतनी अधिक मात्रा में बच जाता है कि इसे बॉक्साइट के हम अयस्क के रूप में भी प्रयोग में लेते हैं। ये जो इसमें लिंचिंग होती है, ये वर्षा काल में ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे वाटर फ्लो जो है वो अधिक होता है। और शुष्क ऋतु में लोहा और एल्यूमिनियम जो है वो सतह पर लाया जाता है, जो सूर्य की तेज रोशनी में इसे सघन और कठोर, एक तरह से जैसे सीमेंटेड हो जाता है ना, ये उस रूप में इसकी परत बन जाती है। लेटेराइट मिट्टी को अनेक नदियों के द्वारा अपरदित कर दिया जाता है। इस प्रकार इसका जो ऊपरी भाग है वो उच्च स्तरीय लेटेराइट और नदी घाटियों में अपर्दन के उपरांत जो विकसित मृदाओं को निम्न लेटेराइट कहा जाता है। उच्च क्षेत्र में ये अधिक अम्लीय और कमजोर होती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में नमीयुक्त गहरी दोमट मिट्टी के रूप में होती है। इस प्रकार ये लाल मिट्टी का ऐसा रूप है जो स्थानीय जलवायु विशेषताओं के हिसाब से विकसित होता है। जहाँ पे नमी की मात्रा ज्यादा है, जहाँ हॉट एंड ह्यूमिड है, वहां पे इसका संगठन अलग प्रकार का होता है। जहाँ कंपैरेटिवली ड्राई क्षेत्र है, जहाँ पे नमी की मात्रा कम है, वहां पे इसका विकास अलग रूप से होता है। और 200 सेंटीमीटर से अधिक जहां वर्षा होती है, इसमें लिंचिंग की मात्रा ज्यादा होती है। और चूने की कमी के कारण ये अम्लीय होती है और ये कम उर्वरक मिट्टी पाई जाती है। इसमें अनाज, दलहन और तिलहन की कृषि की जाती है। और जिन क्षेत्रों में अम्ल की मात्रा अधिक होती है, वहां पर ढलान वाले क्षेत्रों में चाय की खेती भी की जाती है। इस प्रकार से ये जो लेटेराइट मिट्टी है, ये ब्रिक कलर की होती है। और भारत के एक अलग ही क्षेत्र में, जिन क्षेत्रों में ये लेटेराइट सॉइल पाई जाती है, उनमें कम मात्रा में कृषि की अवस्था हम देखते हैं। अपने अगले लेक्चर में हम पर्वतीय मृदा और मरुस्थलीय मृदा के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।